नमस्ते। रिपब्लिक भारत पर फाइनल कट देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मॉनसून को लेकर। देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। खुले मेन होल और सड़कों पर गड्ढों की वजह से अलग अलग शहरों में कई हादसे होते नजर आ रहे हैं। आप रिपोर्ट देखिए। बारिश के मौसम में अगर आप सड़क पर निकलते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि बारिश में आपका सड़क पर निकलना जानलेवा साबित हो सकता है। अगर आपको यकीन ना हो तो महाराष्ट्र के मुंबई, गुजरात के जूनागढ़ और मध्य प्रदेश के देवास की तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ बारिश की वजह से लोगों की जान पर बन आई, जिससे दहशत का माहौल है। सबसे पहले हम आपको महाराष्ट्र के मुंबई की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ बारिश की वजह से अलग अलग कई बड़े हादसे हुए, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। पहला हादसा चांदीवाली इलाके में खुले मेन होल की वजह से हुआ, जहां असलम शेख नाम का बुजुर्ग खुले मेन होल में गिर गया। घटना के तुरंत बाद बुजुर्ग की तलाश शुरू की गई, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। आनन फानन में रेस्क्यू टीम गटर के अंदर उतरी। काफी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बुजुर्ग को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कुर्ला साकीनाका इलाके में खैरानी रोड पर हुए इस हादसे के बाद सिस्टम एक्शन में दिखा। प्रशासन ने असिस्टेंट कमिश्नर समेत 4 अधिकारियों को जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया। इस मामले की जांच के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीमती अश्विनी भिंडे के आदेश पर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक हाई लेवल जांच कमेटी बनाई गई है, जिसे 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया। बहुत दुखद घटना है, इस बात का मुझे बहुत दुख हो रहा है। लेकिन मैंने जब इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ली तो पता चला कि रेड अलर्ट जाहिर किया है, और इस पूरे बारिश में ये जो मेन होल ओपन करके जाली बिठाने का काम आप कर रहे हैं, जबकि इसका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल पहले निकला था। तो 2 साल पहले निकलने के बाद पूरे समर में प्रशासन ने क्या किया, इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मैं ले रही हूँ। यहाँ के जो वार्ड ऑफिसर है, यहाँ के जो एई है, यहाँ के सब इंजीनियर है, यहाँ के जेई है, चारों को निलंबित किया है। और फैमिली के लिए मैंने यहाँ पे 10 लाख की मदद जो है वो मैंने जाहिर की है। गटर में गिरकर असलम शेख की मौत को लेकर उनके परिजनों में काफी आक्रोश है। असलम शेख के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। असलम के भाई अकबर शेख ने हमारी टीम से बातचीत कर उनका दर्द साझा किया। जा रहा था जॉब के लिए, जॉब पे जाने के टाइम जो है साकीनाका खैरानी रोड का रास्ते पे पता चला है कि वो वहाँ खड्डे में गिर गया चेंबर के अंदर। तो वहाँ पे फिर उसके बाद मेरे को कॉल आया कि उनका इंतकाल हो गया। बस इतना मुझे मालूम है। पट्टी का गाड़ी जो रैबिट का गाड़ी है ना, और रैबिट का गाड़ी भराते थे, तो उसके लिए जा रहे थे काम के लिए। उनकी फैमिली में एक लड़का है, एक लड़की है। दूसरा हादसा नवी मुंबई के नेरुल इलाके में हुआ। यहाँ पर नेरुल में ब्रिज के नीचे पानी के करंट उतरने से 2 युवतियां झुलस गईं। जानकारी के मुताबिक दोनों युवतियां बाइक से कहीं जा रही थी। इस दौरान उन्हें बिजली का झटका लग गया। घटना के दौरान दोनों युवतियां पानी में गिर पड़ी। इसके बाद दोनों युवतियों को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना ने प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। 2 लड़कियां कॉलेज से आ रही थी और ऑटो से उतरते वक्त उनको जो ओपन कनेक्शन था इलेक्ट्रिक का, उससे करंट लग गया और दोनों उधर रास्ते पे गिर गई। हमारे यहाँ के एक नागरिक के सजगता के माध्यम से उन्होंने उनको बचाया और तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया। तो ये दुर्घटना सही मायने में नवी मुंबई जैसे शहर में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग MSCB वाले या जो भी प्राधिकरण वहाँ पे जिम्मेदार हैं, उनको तत्काल उनको निर्देश दिए कि ऐसे जहाँ जहाँ पे कनेक्शन ओपन है वो आप रिपेयर कीजिए। आगे जाके भविष्य में ऐसे लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब आपको गुजरात के जूनागढ़ की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ आजाद चौक के पास खुले मेन होल की वजह से एक बाइक सवार हादसे का शिकार हो गया। इस दौरान बाइक का पहिया मेन होल में फंसने की वजह से बाइक सवार अचानक गिर गया। घटना के दौरान बाइक पर बैठी महिला भी पानी में गिर गई, जिसकी वजह से दोनों घायल हो गए। इस घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें अचानक बाइक का अगला पहिया मेन होल में जाकर फंसता दिखा। CCTV में साफ देखा जा सकता है मेन होल में फंसने की वजह से बाइक पर सवार एक पुरुष और एक महिला घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब आपको मध्य प्रदेश के देवास जिले की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ MG रोड पर सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है।
जिसकी वजह से सड़क पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। बारिश की वजह से इन गड्ढों में पानी भर गया है। इसी रास्ते पर एक महिला स्कूटी से गुजर रही थी, लेकिन स्कूटी अचानक गड्ढे में जा गिरी, जिसकी वजह से 2 महिलाएं नाली के पानी में गिर गई। घटना के बाद आसपास के लोगों ने महिला को नाली से बाहर निकाला। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बारिश के मौसम में ऐसी लापरवाही क्यों की जा रही है। बारिश के मौसम में ऐसे हादसों की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले हर साल बारिश के वक्त ऐसे हादसे होते रहे हैं, लेकिन जैसे ही मामला ठंडा होता है, सिस्टम अपने पुराने ढर्रे पर लौट आता है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर ऐसी घटनाएं रोकने का परमानेंट इलाज क्या है। 21वीं सदी में जहां दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, वहां क्या ऐसे गड्ढे भरने या फिर खुले मेन होल को ढकना ज्यादा मुश्किल है। आखिर कब ऐसी हादसों की जवाबदेही तय कर अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, अब बात करेंगे चढ़ावा चोरी को लेकर, दान चोरी को लेकर। देश अभी राम मंदिर के दान में हुई चोरी को पूरी तरीके से भुला भी नहीं पाया कि अब राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह से एक मामला सामने आया है और हैरान करने वाला ये मामला है। अजमेर दरगाह के प्रसिद्ध डेग ठेका प्रकरण में 20 लाख रुपए के गबन का खुलासा हुआ। हैरानी की बात यहां पर यह है कि जो नेता राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर सवाल उठा रहे थे, वो अजमेर दरगाह से लाखों के गबन पर चुप्पी साधे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या के राम मंदिर में जब चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा तो विपक्षी दलों ने खूब शोर मचाया। अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी को सियासी मुद्दा बनाते हुए बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी को चंदा चोर कहा। लेकिन अब राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह की डेग ठेका प्रक्रिया में लाखों के गबन पर इन नेताओं की जुबान सिल गई है। डेग में गबन पर कोई भी विपक्षी नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर विपक्षी नेता डेग में गबन पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। क्या मुस्लिम धर्म से जुड़े विवादों पर विपक्षी नेताओं को बोलने में डर लगता है? क्या विपक्षी नेता वोट बैंक के चक्कर में डेग में गबन पर बोलने से बच रहे हैं? हमारे देश में क्रिमिनल लॉ सभी के लिए बराबर है, यानी चोरी करने वाला चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए एक ही सजा का प्रावधान है। ऐसे में जब चोरी राम मंदिर में हुई तो विपक्षी नेताओं ने गला फाड़ फाड़ कर बीजेपी पर निशाना साधा। लेकिन जब गबन अजमेर के डेग में हुआ तो विपक्षी नेताओं का रवैया बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। क्या इसी दोहरे रवैये की वजह से देश में हिंदुओं ने विपक्ष को हाशिए पर खड़ा कर दिया है? चलिए, सबसे पहले हम आपको डेग के गबन की पूरी खबर बताते हैं। दरअसल 2018 में उर्स के दौरान डेग का ठेका 3,77,40,100 रुपए में दिया गया था। शर्तों के अनुसार अंजुमन को 1,25,80,33 रुपए मिलने थे, लेकिन ठेकेदार ने केवल 1,05,80,000 रुपए ही जमा कराए। आरोप है कि 20 लाख रुपए का आज तक कोई हिसाब नहीं दिया गया। विवाद बढ़ा तो साल 2020 में 20 लाख की वसूली के लिए 10-10 लाख रुपए के 2 मूल चेक और एक वचन पत्र तत्कालीन सचिव के पास जमा कराए गए, लेकिन ठेकेदार और सचिव की मिलीभगत से दस्तावेज रिकॉर्ड से गायब कर दिए गए, जिससे अंजुमन को 20 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। अब दरगाह थाना पुलिस बैंक रिकॉर्ड, भुगतान से जुड़े दस्तावेज और संस्था के रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डेग ठेका अनवर मोहम्मद नियाज जी को दिया था, जिसकी ठेके राशि के 20 लाख रुपए बकाया थे। बाकी पैसे दे दिए थे, लेकिन 20 लाख रुपए बकाया थे। शेख ज़्यादा एहतसाम चिश्ती साहब के पास में आता है। उन्होंने ये भरोसा दिया कि मैं उक्त समस्त कार्य पूर्ण कर दूंगा, लेकिन उक्त दोनों व्यक्तियों ने मिलकर संस्था के साथ में धोखाधड़ी करते उक्त 20 लाख रुपए की राशि हड़प कर ली, जिस पर प्रकरण संख्या 111/2026 धारा 420, 406, 409, 120 IPC में दर्ज हुआ है। अब जरा AIMIM के प्रवक्ता
सैयद असीम वकार को भी सुन लीजिए। ये राम मंदिर के मुद्दे पर धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि भगवान राम का खजाना चोरी हो गया है, जबकि हिंदू धर्म और राम मंदिर से इनका कोई लेना देना नहीं है। असीम वकार चढ़ावा चोरी के मुद्दे को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके मुंह से एक भी शब्द अजमेर की टेक गबन के मुद्दे पर नहीं निकला। अयोध्या वाले मामले में एक नाम बहुत ज्यादा उछला, टिन्नू यादव। अगर टिन्नू यादव की जगह पर टिन्नू खान या टिन्नू सिद्दीकी होता तो अब तक के तो पूरे खानदान के मकान गिरा दिए गए होते, बुलडोजर पहुंच गया होता, एनकाउंटर भी हो गया होता। अभी तक तो जांच ठीक से नहीं हो रही है। पूरे देश के लोग मांग कर रहे हैं, इवन बीजेपी के लोग भी ये कह रहे हैं कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का खजाना सुरक्षित नहीं है इस देश में, तो भारत देश का खजाना कैसे सुरक्षित है ये मान लिया जाए। सुना आपने, हिंदू धर्म के मामलों में दखल देना कितना आसान है। कोई भी नेता हिंदू धर्म के मुद्दों पर अपनी टिप्पणी आसानी से कर देता है, लेकिन जब बात मुस्लिम धर्म से जुड़े मुद्दों पर आती है तो सभी को सांप सूंघ जाता है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों, आखिर क्यों नेता धर्म देखकर टिप्पणी करते हैं। सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष को ऐसी दोहरी नीति की सजा जनता ने सत्ता से बाहर बैठा कर दी है। सवाल यह भी है कि एक पक्ष को टारगेट करने वाला विपक्ष आखिर कब सुधरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई। एक महिला जिसने 3 साल पहले अपने पहले पति को छोड़कर दूसरे युवक से शादी कर ली थी, जब अपने नए पति के साथ गांव लौटी तो उसको तालिबानी सजा सुना दी गई। बाल काटे गए, कपड़े तक फाड़ दिए गए, जूतों की माला तक पहनाई गई और पूरे गांव में जुलूस निकाला गया। पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों का जुलूस निकाला और कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन के हरनिया खेड़ा गांव की हैं, जहां कानून को हाथ में लेकर भीड़ ने एक महिला और उसके दूसरे पति के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। महिला के बाल काट दिए, कपड़े भी फाड़ दिए गए, दोनों के गले में जूतों की माला डाली गई और फिर पूरे गांव में उनका जुलूस निकाला गया। तमाशा देखने वालों की भीड़ जुटी रही, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। अरे बांध दो, नहीं जाने। पुलिस के मुताबिक 30 वर्षीय महिला की शादी पहले गांव के ही एक युवक से हुई थी, लेकिन करीब 3 साल पहले वो अपने पहले पति को छोड़कर गांव के ही दूसरे युवक के साथ चली गई। दोनों ने शादी कर ली और इंदौर में रहने लगे। 3 साल बाद जब दोनों अचानक गांव लौटे तो पहले पति के परिवार को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद महिला के पूर्व ससुर ने कुछ ग्रामीणों को इकट्ठा किया और कथित तौर पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। वो अपने ससुराल पक्ष में अपनी संपत्ति में अपने लिए और अपने बच्चों का हिस्सा मांगने के लिए गई थी, और क्योंकि वो काफ़ी समय से अपने परिवार से ससुराल पक्ष से अलग रह रही हैं, इसी बात से परिवार रुष्ट है। और क्योंकि उनने अपनी संपत्ति में हिस्सा मांगा तो उनके द्वारा एक बहुत ही निंदनीय कृत्य किया गया। उसके साथ उसकी लज्जा भी भंग की गई और उनको जूतों की माला भी पहनाई गई। इसमें 11 आरोपियों के विरुद्ध, जो उनके ससुर, पति और ससुराल पक्ष के लोग हैं, उनके विरुद्ध नामजद FIR ऑलरेडी दर्ज कर ली गई है। पुलिस जब गांव पहुंची तो मौके पर भगदड़ मच गई। पुलिस ने घेराबंदी कर 3 आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि 8 आरोपी फरार हो गए। पुलिस अब उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। हैरानी की बात यह भी है कि जब महिला और उसके पति के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा था, तब लोग मदद करने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाने में जुटे रहे। पुलिस ने वीडियो बनाने वालों की पहचान कर उनके मोबाइल जब्त किए और मौके पर मौजूद वीडियो डिलीट करवाए, ताकि उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल होने से रोका जा सके। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या किसी व्यक्ति के निजी फैसले की सजा भीड़ तय करेगी, या कानून से ऊपर पंचायत और भीड़ का फैसला होगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक ऐसे मामलों में इंसाफ की जगह भीड़ का न्याय चलता रहेगा? फिलहाल पुलिस ने 11 नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। 3 आरोपी गिरफ्तार हैं, जबकि 8 की तलाश जारी है।
लेकिन इस घटना ने समाज के सामने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि ऐसी मानसिकता पर सख्त कार्रवाई के साथ साथ समाज के ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फाइनल कट में अब बात करेंगे एसआईटी को लेकर। आमतौर पर एसआईटी बड़े क्राइम के जो मामले हैं उनके लिए बनाई जाती है, लेकिन ग्वालियर में एक एसआईटी ऐसे लापता शख्स को ढूंढने निकली है जो इंसान नहीं भगवान है। 5 महीने पहले एक महिला के लड्डू गोपाल की प्रतिमा कहीं छूट गई थी। महिला का दावा है कि तब से घर में किसी का मन नहीं लगता और कान्हा सपने में आकर कहते हैं कि उन्हें चोट लगी है। अब पुलिस भी उन्हें ढूंढने में जुट गई है। क्या ये पूरा मामला है, रिपोर्ट में देखिए। इंसान जब भी कोई गलत काम करता है तो उसे भगवान का डर लगता है, लेकिन कलयुग में तो भगवान ही सुरक्षित नहीं है। कहीं भगवान का चढ़ावा लूटा जा रहा है तो कहीं भगवान की प्रतिमा को गायब कर दिया जा रहा है। ग्वालियर के अलकापुरी में गायब लड्डू गोपाल की खोजबीन के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। ग्वालियर के आईजी अरविंद सक्सेना ने 5 महीने से गायब लड्डू गोपाल की तलाश के लिए एसआईटी गठित की है। सीएसपी किरण अहिरवार इस एसआईटी को लीड करेंगी। इनके साथ 3 थानों के पुलिस फोर्स भी लड्डू गोपाल की प्रतिमा की तलाश करेगी। क्या ये कहना था कि उस दिन जो है 29 जनवरी को जब ये मार्केट में थी तो संभवतः किसी ठेले पे ये छूट गया है और उसके कारण ये लोग काफ़ी परेशान थे। उन्होंने संबंधित थाना प्रभारी कोतवाली को भी संपर्क किया। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखे, कई ठेले वालों से बातचीत की, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। इसके बाद सीएसपी एडिशनल एसपी स्तर पर भी इन्हें बातचीत की जाके उन्होंने भी अपने अपने तरीके से प्रयास कराया पुलिस से। ये लड्डू गोपाल अलकापुरी निवासी विजय शर्मा के परिवार का हिस्सा है। विजय शर्मा ने बताया कि 29 जनवरी को लड्डू गोपाल को लेकर महाराजवाड़ा गई थी, जहां एक ठेले पर प्रतिमा छूट गई। विजया को जब इसका एहसास हुआ तो उन्होंने काफी खोजबीन की, लेकिन लड्डू गोपाल नहीं मिले। इसके बाद विजया ने कोतवाली थाने में शिकायत की। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लोगों से पूछताछ की और अपने स्तर पर तलाश भी की, लेकिन 5 महीने बाद भी प्रतिमा का कोई सुराग नहीं मिला। तो इसमें किरण अहिरवार जो है सीएसपी, उनके लेवल पर टीम बना दी गई है मेरे निर्देश पर, और उनको मैंने बताया कि इसकी निरंतर मॉनिटरिंग करें और कोशिश करें कि जो आस्था और श्रद्धा जो उन बच्चियों की है उसके अनुरूप यदि ओरिजिनल जो मूर्ति है वो रिकवर हो जाए तो इसमें सभी को जो है एक निश्चित रूप से सुखद अनुभव रहेगा कि उनको आस्था की जो है और श्रद्धा की भावना है तो उसके अनुरूप मैंने अपन ने उसको रिकवर कर लिया। विजया शर्मा का दावा है कि लड्डू गोपाल उनके परिवार के सपने में आकर कई तरह की जानकारियां देते हैं, जिसकी वजह से उनका परिवार काफी परेशान है। विजया का कहना है कि वो खुद ठीक से खाना पानी नहीं खा रही हैं, टेंशन में उन्हें नींद नहीं आती है। उन्होंने लड्डू गोपाल को लौटाने वालों के लिए इनाम की घोषणा भी की है। विजया ने लड्डू गोपाल की खोजबीन के लिए एसआईटी गठित करने पर आईजी का आभार जताया। मैं चाहती हूँ कि निष्पक्ष जांच हो और पुलिस वाले अगर अच्छा काम करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे कान्हा जी बहुत जल्द मेरे पास आ जाएंगे। हम रात को सो नहीं पाते हैं, हम खाना नहीं खा पाते हैं। मैं जब रात को अगर 2 बजे रात को 12-1 बजे कान्हा जी के लिए दूध रखती हूँ, खाना रखती हूँ कि लाला जहाँ कहीं भी हो आप खाना खा लेना, दुखी मत रहना, भूखी मत रहना, यहीं से भोग स्वीकार कर लीजिए। भारतीयों में अपने आराध्य के लिए आस्था कूट कूट कर भरी रहती है। कई भक्त खुद को भगवान का दास मानते हैं, कई भक्त भगवान को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। लड्डू गोपाल की पूजा करने वाले भक्त भी उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। परिवार के एक सदस्य की तरह उनका पूरा देखभाल किया जाता है। ऐसे में अगर लड्डू गोपाल कहीं खो जाएं तो परिवार को लगता है कि उनके घर का एक सदस्य ही खो गया है। विजया शर्मा के परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लड्डू गोपाल के गायब होने से पूरा परिवार व्यथित है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि लड्डू गोपाल की खोज कब पूरी होती है। पुलिस आखिर कब लड्डू गोपाल को खोजकर विजया को सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात करेंगे वीआईपी कल्चर को लेकर।
नेताओं के वीआईपी कल्चर से आम जनता पहले से ही परेशान है, लेकिन नेता जनता तो जनता भगवान के सामने भी अपना वीआईपी रसूख दिखाने से बाज नहीं आ रहे। बरेली के मेयर का जन्मदिन था और अपने हेलीकॉप्टर्स में बैठे और पहुंच गए 200 किलोमीटर दूर मथुरा वृंदावन। यहां मेयर साहब ने बांके बिहारी के चरणों में केक काट डाला और जब मंदिर के सेवादारों ने इसका विरोध किया तो मेयर के रसूख के आगे उनकी एक न चली। रिपोर्ट देखिए। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हर दिन 40,000 से ज्यादा भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं। साल भर में दर्शन करने वाले भक्तों का आंकड़ा करीब 2 करोड़ के पार कर जाता है। किसी की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं तो कोई बिहारी जी के सुख दुख बांटने आता है। बांके बिहारी के भक्तों में गरीब से लेकर वीआईपी और वीवीआईपी भक्त तक शामिल हैं। कोई भक्त पैदल चलकर कतार में लगकर बिहारी जी के दर्शन करता है तो कोई सीधे हेलीकॉप्टर से एंट्री लेता है और मंदिर के नियम कायदों की धज्जियां उड़ा देता है। मंदिर में रसूख का दिखावा करता है। इनसे मिलिए, ये बरेली के मेयर उमेश गौतम हैं। 30 जून को मेयर उमेश गौतम का जन्मदिन था तो मेयर ने सोचा क्यों ना बांके बिहारी जी को भी अपना रसूख दिखाया जाए और इस बार केक मंदिर में ही काटा जाए। मेयर उमेश गौतम परिवार और स्टाफ के साथ हेलीकॉप्टर में सवार होकर बांके बिहारी मंदिर पहुंच गए। मंदिर का स्टाफ भी मेयर उमेश गौतम के रसूख को इग्नोर नहीं कर पाया। मंदिर का स्टाफ मेयर के आवभगत में लग गया। उमेश गौतम और उनके स्टाफ को बांके बिहारी जी के वीआईपी दर्शन कराए गए। यहां तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन इस बीच मेयर उमेश गौतम ने मंदिर में जो कारनामा किया उसने अब मंदिर की व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए। दरअसल मेयर उमेश गौतम जब अपने साथियों के साथ वीआईपी कटहरे में दर्शन करने पहुंचे तो ठाकुर जी के सामने जगमोहन में रखकर केक भी काट दिया, जो मंदिर की परंपरा के विपरीत था। दावा है सेवाधिकारी ने केक काटने को गलत बताया था, लेकिन महापौर के साथ आए लोगों ने दबाव बनाया और केक काट दिया। दरअसल बांके बिहारी मंदिर में मुख्य गर्भगृह के ठीक सामने जो विशेष वीआईपी गैलरी या घेरा बना हुआ है उसे वीआईपी कटहरा कहा जाता है। इस कटहरे में ठाकुर जी के बहुत नजदीक और सीधे दर्शन होते हैं। सरकारी प्रोटोकॉल वाले भक्त ही वीआईपी कटहरे में जा सकते हैं, लेकिन बांके बिहारी जी के दर्शन और मंदिर से जुड़े नियमों और पश्चिमी तौर तरीकों जैसे केक काटने या मोमबत्ती बुझाने की सख्त मनाही है। लेकिन मेयर ने केक काट दिया और केक काटने का वीडियो वायरल होने के बाद आम भक्त गुस्से से फूट पड़े। भक्तों ने मंदिर समिति पर मंदिर में वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। दरअसल बांके बिहारी मंदिर में प्रसाद और दर्शन को लेकर समिति द्वारा नियम बनाए गए हैं। मंदिर परिसर के अंदर कैमरा, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूरी तरह प्रतिबंधित है। बांके बिहारी जी के विग्रह की फोटो खींचना भी मना है। लेकिन रसूखदारों के लिए नियम कायदों की धज्जियां उड़ाना किसी आभूषण से कम नहीं है। तभी तो बरेली के मेयर उमेश गौतम ने करोड़ों भक्तों की आस्था और मंदिर के नियम कायदों को साइडलाइन कर मंदिर में ही केक काट डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर इंदौर से। इंदौर शहर में जो सरकारी अस्पताल कभी खुला नहीं, उस अस्पताल में डॉक्टर भर्ती कर लिए गए और जिस सरकारी अस्पताल के लिए जमीन तक आवंटित नहीं हुई वहां पर 6 साल से स्टाफ काम कर रहा है। क्या पूरा मामला है, रिपोर्ट देखिए। जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ वहाँ पर एक शासकीय अस्पताल 100 बेडों का पास है, लेकिन वो सिर्फ कागज़ों में ही पास है। 2019-20 से यहाँ पर हॉस्पिटल चल रहा है और स्टाफ तनख्वाह ले रहा है, ट्रांसफ़र भी हो रहा है, सब हो रहा है। यहाँ पर ओरिजिनल में कोई अस्पताल नहीं दिख रहा है। मध्य प्रदेश बहुत ही गजब है और सिर्फ गजब ही नहीं, सबसे अजब है। मध्य प्रदेश व्यवस्थाओं, सियासत और प्रशासनिक चमत्कारों से भरा पड़ा है। ऐसे ऐसे चमत्कार की सुनने वाले का सिर चकरा जाए, आदमी गश खाकर गिर जाए।
चलिए अजब गजब मध्य प्रदेश के एक नए चमत्कार से आपको नमस्कार कराते हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, जिसकी पहचान देश के सबसे स्वच्छ शहरों में होती है, करीब 7 बार स्वच्छता का खिताब इंदौर अपने नाम कर चुका है। क्या इसलिए कि शहर में महज 6 किलोमीटर की दूरी पर खजराना में चमत्कार हो गया। चमत्कार देखिए, खजराना में मरीज कूड़े के ढेर में अस्पताल ढूंढ रहे हैं तो शासन प्रशासन अस्पताल की जमीन, मरीजों को डॉक्टर नसीब नहीं हो रहे, लेकिन कूड़े के ढेर पर पड़े कागजी और हवाई अस्पताल में डॉक्टर्स के तबादले धड़ल्ले से हो रहे हैं। है ना इंदौर के स्वास्थ्य विभाग का अद्भुत कारनामा। हुआ यूं कि 23 जून 2020 को तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार ने खजराना में 100 बेड वाले सिविल अस्पताल को मंजूरी दी थी। साथ ही साथ अस्पताल में स्टाफ के लिए 87 पद भी स्वीकृत किए गए थे। मतलब अस्पताल का निर्माण हुआ नहीं और 87 डॉक्टर, चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ, नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर लिए गए। खेल तब हुआ जब मंजूरी के बावजूद 6 साल बाद भी अस्पताल के लिए जमीन आवंटित नहीं हो सकी। जमीन नहीं मिली तो अस्पताल का निर्माण भी नहीं शुरू हो पाया। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और दिलचस्प खेल यह हुआ कि सिविल अस्पताल के लिए जो 87 लोगों का स्टाफ नियुक्त किया गया था, उन लोगों के तबादले इधर से उधर होने लगे। मतलब अस्पताल का निर्माण हुआ नहीं, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग वाला खेल चालू हो गया। पिछले 2019 के अंदर एक जाहिर सूचना आती है कि स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने यहाँ पर एक 100 बेड हॉस्पिटल के लिए ज़मीन का आवंटन किया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने आज दिनांक 2026 तक के वो हॉस्पिटल बनाया है। एक 100 बेड का हॉस्पिटल पास होता है, 87 लोगों की रिक्रूटमेंट होती है, वो लोग यहाँ काम करते हैं, तनख्वाह उठाते हैं, लेकिन ज़मीन के ऊपर ना तो कोई हॉस्पिटल है, ना कोई सुविधा है, ना कोई सेवा है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यहाँ के नेता और भूमाफिया लोग हैं, जिन्होंने यहाँ पर अनैतिक कब्जे कर रखे हैं। जो अस्पताल अभी सिर्फ फाइलों में मौजूद है, जिस अस्पताल की ईंट 6 साल से भट्टी में पक रही है, जिस अस्पताल की जमीन अभी बस नक्शे में है, उस अस्पताल को मरीज, शासन और प्रशासन तीनों ढूंढ रहे हैं। वो अर्बन पीएचसी थी, जिसको 50 बेड के सिविल हॉस्पिटल में उन्नयन किया गया था, और जब उन्नयन होता है तो पद भी मंजूर हो जाते हैं, लेकिन उसका निर्माण इससे शुरू नहीं हो पाया कि उसके लिए वहाँ पर जमीन मिल नहीं पाई थी। तो इसलिए पद स्वीकृत चूँकि पोर्टल में दिखते हैं, तो इसके कारण वहाँ पर पदस्थापनाएँ हो गई थी। कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वो जो उपयुक्त लैंड 50 बेड के लिए जो वहाँ के जनप्रतिनिधियों की डिमांड पर मंजूर की गई थी,